हमारे समक्ष है डॉक्टर दीप्ति अंधारमूले, जो कि एक क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स है। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो आज का जो दौर चल रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रॉड हो रहे हैं, डुप्लीकेट सिग्नेचर करके प्रॉपर्टी को भी हड़पने का एक भरसक प्रयास कर रहे लोग, इस तरह का एक नेक्सस शुरू है, तो उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस बारे में बताइए। आपका कहना सही है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें ये बहुत कॉमन होता जा रहा है और लोगों को लगता है कि हम ये कर लेंगे और हम पकड़ में नहीं आएंगे, लोग हमें ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि आज के दौर में इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। एक्सपर्ट इन द सेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं, जो डुप्लीकेट साइन करने को में अपने आप को माहिर समझते हैं और उसके लिए एक्सपर्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये बोलना है कि बोलते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, अगर वो फॉर्जरी करता है, किसी के सिग्नेचर या किसी का अंगूठा इम्प्लांट करके वो फॉर्जरी करता है और सोचता है कि किसी की कड़ी मेहनत की कमाई को हड़प लेगा, तो हम जैसे लोग इसीलिए बैठे हैं कि ताकि वो लोगों की कमाई है, जो मेहनत की कमाई है या जो प्रॉपर्टी है, वो हड़प ना सके और उनको पकड़ा जा सकता है। तो इस बारे में पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि अगर उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनको कहाँ जाना है, किस व्यक्ति के पास जाना है, कहाँ से वो अपने लिए न्याय ले सकते हैं। कोर्ट रूम में जब जजमेंट आता है, इवन जो जज ये कहता है कि इसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करो, तो ऐसे में तो आप लोगों का रोल महत्वपूर्ण हो जाता। तो आप ऐसे क्या साइंटिफिकली टूल्स यूज करते हैं जिससे वो डिटेक्ट हो पाता है कि ये फेक है या फर्जीवाड़ा है, उस बारे में बताइए। जब कोर्ट की तरफ से हमको समन्स आता है, कोर्ट हमको बुलाता, और आज की डेट में मैक्सिमम केसेस में अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट है तो कोर्ट प्रेफर करता है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उनसे एग्जामिनेशन करके उनका ओपिनियन लिया जाए, ताकि कोर्ट को अपने प्रोसीडिंग्स में थोड़ी मदद मिल सके। तो ऐसे समय में जब उनको कोर्ट से समन्स मिलता है तो हम जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जितने भी हैं, सारे DSLR कैमरा, मैग्नीफायर्स, मैक्सिमम मतलब डिफरेंट मैग्निफिकेशंस के मैग्नीफायर्स, रूलर, लेंसर मैग्नीफायर, जो भी हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन के लिए जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम लेके जाते हैं, जो पोर्टेबल हैं, और जो पोर्टेबल नहीं है वो चीज़ें हम अपने लैब में काम करते हैं। फिर उन पर जब हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें मेडिको लीगल केसेस जब बन जाता है, तो ऐसे में आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उस बारे में बताइए। जी, अगर मेडिको लीगल केसेस हैं तो मेडिको लीगल केसेस में जनरली या तो MLC आएगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिसमें कि हमको डॉक्टर्स को पूछना है कि PM रिपोर्ट में एक्चुअली में सारी चीज़ें मेंशन है कि नहीं, क्योंकि मेडिको लीगल केसेस में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर ने अगर एक लाइन लिख दिया और उस लाइन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो लाइन का मतलब क्या है, या लेमैन को नहीं पता है कि क्या, उन्होंने सिर्फ लिख दिया टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है। अगर PM रिपोर्ट में कॉलम होता है टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ, अगर वो चीज़ मेंशन नहीं की गई है तो आप मेडिको लीगल में आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि एक्चुअल में ये जो क्लेम बना है वो किस लिए बना है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, पता चला वो RTA है, पर एक्चुअली जब सारा हम PM देखते हैं तो उसमें दिख रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया हुआ है या उसकी डेथ ड्यू टू एस्फेक्सिया हुई है, और रीजन दिया हुआ है कि रोड एक्सीडेंट है। क्योंकि जो इम्प्लांट होते हैं मेडिको लीगल केसेस, इन सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एज ए सारी फॉरेंसिक चीज़ें जाके देखें, कि क्योंकि मेन जो है PMR को भी पढ़ने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है कि उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है, रीजन ऑफ डेथ क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि PM रिपोर्ट में एक कॉलम होता है, उसमें लिखा रहता है विसरा प्रिजर्व्ड और नॉट। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे हैं। अगर पॉइजनिंग के केसेस हैं मेडिको लीगल में, अगर देखें कि मेन है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो फाइंड आउट आपको करना है, और टाइम ऑफ डेथ उसी लिए PM किया जाता है। तो मेडिको लीगल के लिए फॉरेंसिक बहुत अच्छा है कि आपको जेन्युइन फैक्ट की क्या चीज़ें हैं या फिर उसके और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर चीज़ का एक ही आंसर नहीं होता है कभी भी। उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो देखना आना चाहिए। इसलिए टॉक्सोलॉजी और जो बैलिस्टिक जो जैसे मैटर, जो संवेदनशील काफी मैटर होते हैं, ऐसे समय जो आप एक एक्सपर्ट हो, तो आप लोगों की जो भूमिका है क्या होती है, और वो कोर्ट में इन द लॉ ऑफ कोर्ट में क्या मायने रखती है, उस बारे में बताइए। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 45 है उसमें हम एक्सपर्ट को परमिशन किया गया है, उसमें वो हमको
कोर्ट एज ए एक्सपर्ट बुलाता है और हमारा ओपिनियन लेता है कि आपका इस केस में क्या ओपिनियन है, फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट्स ये चीजें हैं, आप इसको कोरिलेट करके हमको बताइए कि ये क्या निकल रहा है और क्या नहीं निकल रहा है। तो इन सब चीजों में हम एक सारी चीजें जितने भी एक सीन ऑफ क्राइम जैसे रहता है, तो सीन ऑफ क्राइम में आपको पता है कि क्या क्या चीजें आती हैं कि सबसे पहले क्राइम सीन जहां पे जो भी क्राइम हुआ है, देन विक्टिम और देन कल्प्रिट, तीनों चीजें जब मिलती हैं तभी हम किसी फाइंडिंग्स पे पहुंच सकते हैं। अगर तीनों चीजों में चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन है, चेन ऑफ कस्टडी रेगुलर है, चेन ऑफ कस्टडी में सारी चीजें बिल्कुल एक दूसरे से मिल रही हैं, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही चीज क्राइम सीन बोल रहा है, वही चीज विक्टिम बोल रहा है, वही कल्प्रिट बोल रहा है, जब सारी चीजें एक लिंक में आ जाती हैं तो केस एकदम मतलब सही दिशा में जा रहा है, ये हम बता सकते हैं। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है तो ऐसे में जो आप लोग एक्सपर्ट्स जो रहते हैं साइंटिफिकली उसको कैसा ऑब्जर्वेशन आप लोगों का रहता, क्या इन्वेस्टिगेशन रहता, उस बारे में बताइए। देखिए, जब जो भी रेयर केसेस हैं तो सबसे पहले हमको एक क्राइम सीन मैनेजमेंट करके होता है कि क्राइम सीन को कैसे मैनेज करना है। और क्राइम सीन मैनेज करना मतलब सबसे पहले जहां क्राइम हुआ है वहां पे जाके हमको प्रोटोकॉल स्टार्ट करना होता है कि सीन ऑफ क्राइम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्ट इसलिए करना है ताकि वहां से बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो, कंटामिनेशंस ना हो। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट के थ्रू हम सारी चीजें करते हैं, तो उसमें फोटोग्राफी से लेके वीडियोग्राफी से लेके स्केचिंग से लेके कलेक्शन ऑफ एविडेंस से लेके सारी चीजें, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन मेन पार्ट होता है कि ये जो सारी चीजें जितनी भी हैं, हमने जब सीन ऑफ क्राइम पे पहुंच के जो स्टार्ट किया तो सारी चीजें प्रॉपर हुई या नहीं। अगर उसमें से कोई एक चीज भी छूट जाती है तो हमारा क्राइम सीन मैनेजमेंट पूरा नहीं होता है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं होता है। तो जो जितने लूप होल्स निकलते हैं ना, अभी तो आप देख ही रहे हैं रोज न्यूज में एक ही चीज चल रही है, तो वो रीजन ही वही है कि क्राइम सीन का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, क्राइम सीन प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया है, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। तो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेरा यही है कि सबसे पहले क्राइम सीन मैनेजमेंट आना चाहिए कि प्रॉपर क्राइम सीन मैनेजमेंट क्या है, कलेक्शन से लेके सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, क्योंकि इन फ्यूचर हमको अगर क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है तो यही चीजें हमको काम आती हैं कि आपने अगर वीडियोग्राफी की है तो कैसे की है, आपने फोटोग्राफी की है तो तीनों एंगल से की है कि नहीं। 3 तरह से हम फोटोग्राफी करते हैं, क्लोजअप, शॉर्ट रेंज और मिड रेंज और लार्ज रेंज जो है। तो सारी तरह से सारी चीजें अगर हुई हैं तो आप इन फ्यूचर आज से 20 साल बाद भी अगर उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी और उस समय क्या नहीं किया गया, अगर हमारे पास क्राइम सीन प्रॉपर मैनेज हुआ है तो। कभी कभी ऐसा सस्पिशियस बना रहता है कि एक्चुअली उसने सुसाइड किया या मर्डर हुआ है, तो क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट करने के बाद भी वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। हालांकि वो बड़ी बड़ी क्राइम जो एजेंसी है जैसे सीबीआई ये भी काफ़ी करती है, साइंटिफिकली मोड से भी करती है, उसके बावजूद भी वो पेचीदगी वैसी रहती है, वो समझ में नहीं आता। तो उस बारे में आप मतलब कहाँ कमी है, आप किसे उसे कैसे क्लेरिफाई करोगे? वही है, क्योंकि अगर देखिए मैंने बोला ना कि रिक्रिएट जो कर रहे हैं उसका रीजन ही वही है कि जब फर्स्ट टाइम क्राइम सीन जो हुआ, क्राइम हुआ, जब वहां पे जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो भी टीम पहुंचा उसने प्रॉपर मैनेज नहीं किया उस चीज को। अगर वो उसी समय क्राइम सीन को प्रॉपर मैनेजमेंट करते, प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करते, तो रिक्रिएशन के समय आप उसको एकदम एग्जैक्टली रिक्रिएट करके सारी चीजें निकाल सकते हैं कि अरे उस समय हमने ये चीज नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमको फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि जरूरी है ना, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ अपना हाथ रखा हुआ है पर ये अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, या आप लोग के जैसे हाथ है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं दिख रहा है तो यहाँ कुछ होगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। अगर वहां जो चीजें नहीं दिख रही है वो आपको देखना चाहिए थी। तो अगर आपने प्रॉपर फोटोग्राफी अगर उस समय किया होगा या वीडियोग्राफी किया होगा, स्केचिंग मेजरमेंट के साथ किया होगा, तो आपको दिखेगा अरे उस समय यहाँ पे ये चीज थी और इस पे पॉसिबिलिटीज थी कि ये चीज यहाँ हो सकती थी, पर वो उस समय मिस हो गई। अब वो मिस हो गई इसीलिए आज भी हम उस चीज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि वो समय अगर सही चीजें हुई होती तो आज उतना। डॉक्टर दीप्ति अनुराग अंधारमुड़े नाम है मेरा। मैं एक्चुअली फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, साथ में फिंगरप्रिंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम कर रही हूँ पिछले 18 सालों से। और मैंने देखा है इतने सालों से काम करते हुए कि मैक्सिमम जो केसेस हैं कोर्ट के थ्रू जैसे भी आते हैं, वो आते हैं कि या तो किसी की प्रॉपर्टी झूठे सिग्नेचर करके अपने नाम पे कर लिए, या बैंक से झूठे सिग्नेचर या अंगूठा लगवा के उन्होंने अपने नाम पे कर लिए, मतलब किसी की चीज़ें अपने नाम पे कर ली। तो
ऐसा नहीं है। अगर कर ले, सामने वाले को लगता है कि हम एक्सपर्ट हैं, हमने कर लिया, पर उसको पकड़ा जा सकता है उसमें, क्योंकि कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी होती है। जो क्वालिटीज मेरे में है वो बाकी लोगों में नहीं है, जो बाकियों में है वो मेरे में नहीं है। तो अगर कोई कितना भी है, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है, पर मैंने तो कभी ऐसा साइन किया नहीं था, तो ये कैसे हो गया, तो उसके लिए हम यहाँ पर हैं। आप लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरत है कि उनको लग रहा है कि ये उनके सिग्नेचर नहीं है या उनके द्वारा ये नहीं किया गया है, तो एक बार आके चेक करवा सकते हैं कि वाकई में ये सिग्नेचर उनके हैं या नहीं, ये अंगूठा उनका है या नहीं, तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। और जो आगे आने वाली प्रोसीजर है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि कोर्ट केस जितने लेंदी होते जाते हैं, तो स्टार्टिंग में ही अगर ये चीजें उनको पता है कि ये वाकई में हमारा है या नहीं है, दोनों ऑप्शंस होते हैं कि किसी ने किया होता है लेकिन वो जानबूझ के अपने आप को बदल देते हैं कि नहीं नहीं हम झूठ बोल दो, क्या जा रहा है हमारा, हमने किया है। इस मतलब एक ही विक्टिम नहीं होता है हमेशा, दोनों पार्टियां भी विक्टिम हो सकती हैं। कभी मैंने प्रॉपर्टी बेच दी और बोल दिया लेखा कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, बाद में मुकर के भाई हमने तो किया ही नहीं था, और सामने वाले ने वाकई में खरीदा है अगर उससे, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है, अगर उनको डाउट है कि वाकई ये चीज ऐसा हुआ नहीं है, सिग्नेचर फोर्स्ड है, तो वो आके हमसे ये चीज चेक करवा सकते हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।